नमस्कार मित्रों, एग्जाम ज्ञान मंत्रा में आपका पुनः स्वागत है। निकट में आने वाली कुछ जो भर्तियां हैं उनके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर के क्वेश्चन हैं जिन पर आज हम डिस्कशन करेंगे। इसी क्रम में आज शुरू करते हैं। दो शब्द, ब्लांचिंग एंड स्कूपिंग। ब्लांचिंग क्या होती है? वास्तव में ब्लांचिंग दो तरह की है। ब्लांचिंग एक तो कहते हैं कि जब फल या सब्जियों को उबालना ब्लांचिंग कहलाता है। हम सभी जानते हैं कि हमारा आलू है, बैगन है, सेब है। अगर हम उनको आलू, बैगन, सेब को छीलने के बाद कट करते हैं और कुछ समय बाद वो जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है उसमें ब्राउन कलर आ जाता है। तो ये ब्राउन कलर क्या होता, क्यों होता है? ये दरअसल होता है एंजाइम के कारण। इसलिए ऐसे जो फल या सब्जियां होती हैं जो काटने के बाद ब्राउन कलर आ जाता है, इसको कहते हैं एंजाइमिक ब्राउनिंग। और ये मेन क्या होता है? एंजाइम्स के कारण होता है। अतः सब्जियों को जब हम उबाल देते हैं या फलों को गर्म कर देते हैं तो क्या होता है? उसके एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं और वो ब्राउन नहीं होते। जैसे कि आलू है, आलू को अगर काट के रख दें तो ब्राउन कलर हो जाता है, लेकिन अगर उसको क्या करेंगे, अगर उसको उबाल दें, उबालने के बाद काट के रख दीजिए, कभी नहीं होता। क्यों? उसके एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं। इसी तरह से सेब को भी अगर उबाल दिया जाए तो फिर ब्राउन नहीं होगा। बैगन को काट करके पानी में डाल दो, डिप कर दो तो ब्राउन नहीं होता, अगर ओपन में रख दो तो हो जाता। तो एक तो ब्राउनिंग जो इस तरह की एंजाइमिक ब्राउनिंग होती है, उसको उबालना भी फल और सब्जियों को एक निश्चित समय तक, जिससे कि उसके एंजाइम निष्क्रिय हो जाएं, ऐसी प्रोसेस को भी ब्लांचिंग कहते हैं। तो और दूसरी ब्लांचिंग क्या होती है? दूसरी ब्लांचिंग होती है कि हमारी फूल गोभी में क्या होता है? फूल गोभी में भी जब ओपन में रहता है तो ओपन में सूर्य की किरणें तेज आती हैं। इसके कारण क्या होता है, जो हमारा गोभी का जो पुष्पक्रम है, जो सफ़ेद है, वो सफ़ेद होने की वजह उसमें क्या होता है, कुछ पीलापन सा आने लगता है। इसके कारण उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कम होती है। अतः उनको क्या होता है, इन्हीं पत्तियों से जो भी ये जो हमारा पुष्पक्रम है, जिसको हम खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो उसको कर्ड कहा जाता है। कौन सा भाग खाते हैं? तो कर्ड, लेकिन ये पुष्पक्रम ही होता है। अतः उनको पत्तों से ढक दिया जाना या पत्तों को आपस में बांध देना, तो ये क्या कहलाएगा? ब्लांचिंग कहलाता है। तो ब्लांचिंग दो तरह की जो हमारी फूल गोभी में की जाती है, उसको पत्तों से ढक देना जिससे कि वो सफ़ेद कलर बना रहे। और दूसरा क्या होता है ब्लांचिंग? फल और सब्जियों को इसके लिए उबालना कि उसमें उसके जो है निष्क्रिय हो जाएं, जिससे कि एंजाइम्स निष्क्रिय हो जाएं, जिससे कि वो भूरे ना पड़े। तो दो तरह का होता है। अब ब्लांचिंग के लिए एक और भी है। ब्लांचिंग दरअसल कुछ तो सेल्फ ब्लांच वैरायटी आती हैं। फूल गोभी को जब उगाते हैं, जो हमारी अगेती किस्में हैं, इनमें ब्लांचिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके बाद जब सर्दी आ जाती है, मिड और लेट वैरायटी जितनी भी सर्दी वाली हैं, मिड और लेट वैरायटी, वो सब क्या होती हैं? सेल्फ ब्लांच्ड वैरायटी होती हैं। सेल्फ ब्लांच वैरायटी, इनमें पत्तों को हमें करना नहीं पड़ता, उसमें पत्तियां अपने आप एक दूसरे के ऊपर इस तरह से हो जाती हैं कि वो अपने आप ढक जाता है और ये सेल्फ ब्लांच वैरायटी हो जाती हैं। जैसे पूषा हिमज्योति, बर्फ हिमज्योति, कुछ नाम से भी पता चलता है कि हमारी वैरायटियों की विशेषता क्या है। तो सेल्फ ब्लांच वैरायटी आती हैं। दूसरा शब्द आता है स्कूपिंग। ये इम्पॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिस हैं जो फूल गोभी में की जाती हैं। तो ब्लांचिंग, उनको ढक देंगे जिससे हमारे पीले नहीं पड़ेंगे और साफ बना रहेगा। फूल गोभी सफ़ेद होगा, मार्केट वैल्यू उसकी बढ़ेगी, ले जाएंगे तो मार्केट में अच्छे प्राइस मिलेंगे, इसलिए ब्लांचिंग की जाती है। और स्पेशली ये अगेती किस्मों में की जाती है। जो मध्यम और पछेती किस्में होती हैं, सर्दियों में होने वाली हैं, वो सब क्या होती हैं? सेल्फ ब्लांच वैरायटी होती हैं। जैसे पूषा हिमज्योति है जो ज़्यादा सर्दियों में होने वाली हैं। स्कोपिंग क्या होता है?
ये पुष्पक्रम है। ये जो जब सीड प्रोडक्शन करना है तो ये बीज का, जब देखते हैं कि फ्लावर है ये किनारे वाले बढ़ने लगते हैं, बीज का बढ़ नहीं पाता है और ये इसको रोकता है, तो ये बीज के पार्ट को हटा देना, ये बीज का सेंटर का पार्ट हटा देंगे जिससे कि फ्लावर प्रोडक्शन के लिए पुष्पक्रम है वो फैल करके जाएगा और इसमें सीड प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो ये दो, ब्लांचिंग एंड स्कूपिंग इज रिलेटेड टू काउलीफ्लावर, ये फूल गोभी से संबंधित दोनों प्रक्रियाएं हैं और जिनको बताया कि इसको फूल गोभी को ढक देना और दूसरे में क्या है, बीज के पार्ट को निकाल देना जिससे ये फैलेंगे और इनमें से सीड प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो स्कूपिंग और ये ब्लांचिंग दोनों ही फूल गोभी से संबंधित है। ये आपका जो ब्रिंजल है, ब्रिंजल को क्या कहते हैं, एक प्लांट भी कहते हैं। एक प्लांट क्यों कहते हैं? वैसे ये जो वाइट कलर का बैगन है ये स्पेशली डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब इसको अगर देखा जाए, इसका ऊपर से निकाल दिया जाए, दूर से देखने में क्या लगता है, ये एक जैसा ही प्रतीत होता है, अंडा देखने में लगता है। इसमें और भी बहुत सारी वैरायटीज हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ब्रिंजल को, और इसको कहते हैं एग प्लांट। एग प्लांट इसलिए कि अंडे जैसा दिखता है। और ये वाइट कलर का बैगन, ये क्वेश्चन इस समय कंपटीशनों में कई बार आ चुका है कि एग प्लांट खाना किन के लिए बेहतर है, तो जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए ये जो वाइट ब्रिंजल है ये बेहद फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ये वाइट ब्रिंजल भी है और दो बिटर गार्ड, करेला, ये दो ऐसा है कि इनके लिए बहुत फ़ायदा। और फ्रूट में अगर देखा जाए तो जामुन डायबिटिक पेशेंट के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। डायबिटिक का कभी भी आए ना तो चुनने के लिए कौन सा है, तो वेजिटेबल में आप एक प्लांट को चुनेंगे, या बिटर गार्ड हो ऑप्शन में तो बिटर गार्ड को चुनेंगे। और फ्रूट्स में कभी आए तो स्पेशली जामुन है, और जामुन की जो गुठली है वो भी बहुत उपयोग है और उसका चूरन बना करके खाने में काम में आता है। अब यह कि माउंड लेयरिंग, माउंड लेयरिंग या इसी को क्या कहेंगे, स्टूलिंग भी। ये स्टूलिंग किससे रिलेटेड है, माउंड लेयरिंग या स्टूलिंग, दोनों एक ही शब्द है। माउंड लेयरिंग भी कह देते हैं, स्टूलिंग भी कह देते हैं। तो किससे संबंधित है, गुआवा है, एप्पल रूट स्टॉक प्रोडक्शन बहुत है, बी एंड स्ट्रॉबेरी है, ये चार विकल्प है। तो आप इसको ये समझ लीजिए कि देख लीजिए चित्र से आपको समझ में आ जाएगा कि ये वास्तव में होता क्या। ये सिंपल लेयरिंग, किसी भी पौधे को जब हम कटिंग करते हैं, कटिंग को लगाते हैं, यहाँ पर क्या है, इसको दबा दिया गया यहाँ से, और यहाँ से क्या होगा, फिर ये रूटिंग हो जाएगी। और जैसे ही रूटिंग हो जाती है यहाँ से हम कट कर देते हैं और ये एक नए पौधे के रूप में हमें प्राप्त होता है। ये सिंपल लेयरिंग। डबल लेयरिंग अगर करना हो तो डबल लेयरिंग करने के लिए क्या होगा, इसी को यहाँ से और बड़ी अगर ब्रांचिंग है इसको यहाँ से ऐसे कर देंगे, ये यहाँ पे डबल हो जाएगा, ये डबल लेयरिंग हो जाएगी, ट्रिपल लेयरिंग हो जाएगी। जितना हम करते जाएंगे, अगर सिंगल है तो सिंपल लेयरिंग है और इसको और करते जाएंगे तो डबल या ट्रिपल लेयरिंग होती है। ये तो हो गया लेयरिंग शब्द। माउंड लेयरिंग, माउंड लेयरिंग क्या है, जब भी हम देखते हैं किसी पौधे को तो ये पौधा क्या है, यहाँ से ज़मीन की सतह के पास से ये ब्रांचिंग निकलती है, नए पौधे निकलते हैं, लेकिन सूख जाते। इस तरह से माउंड, ये पर्वताकार, ये मिट्टी, ये समतल सतह, यहाँ से क्या है, मिट्टी को हम चढ़ा देते हैं। इससे क्या है, ये जो पौधे निकलेंगे ये यहाँ से रूट निकलता, रूटिंग होती है यहाँ से। यहाँ से जब रूटिंग हो जाएगी, इसके कुछ समय पश्चात इस माउंड को, ये मिट्टी है, इस मिट्टी को हटा देते हैं। पहले मिट्टी चढ़ा देंगे, मिट्टी को चढ़ाने के बाद मिट्टी को हटाएंगे, यहाँ से रूटिंग है, यहाँ से पौधे को कट कर देंगे, एक पौधा दो पौधे तैयार हो जाते हैं। ये स्थिति सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलती है गुआवा में। दूसरा,
रूट स्टॉक जनरली तैयार करे जाते हैं सीडलिंग्स, बीजू पौधे, बीज द्वारा तैयार होते हैं। जो भी जंगली पौधे होते हैं या देसी पौधे होते हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? रूट स्टॉक तैयार करने के लिए। तो ये एक तो हमें नए पौधा तैयार करने में स्थिति आती है, और रूट स्टॉक भी अगर किसी देसी पौधे के तैयार करने हैं तो इससे होंगे। और ये दोनों स्थिति माउंड लेयरिंग द्वारा, एक तो इसको तैयार करते हैं किसमें? अमरूद में तैयार करते हैं। अमरूद के अलावा सेब में रूट स्टॉक तैयार करने के लिए रूट स्टॉक क्या होता है? फिर उसके बाद आप सभी जान रूट स्टॉक और शाइन। रूट स्टॉक नीचे पौधा और जंगली पौधा। तो ये देखने में आया कि ये तैयार करे जाते हैं किसमें? तो ये एक तो गुआवा अमरूद में तैयार होता है, इसके लिए नए पौधे तैयार करने के रूप में काम में लाते हैं। और दूसरा जो सेब का रूट स्टॉक है तैयार करना है, फिर उसके बाद ग्रेफ्टिंग करेंगे। तो रूट स्टॉक एप्पल में भी है और गुआवा में है, अतः इसका जो विकल्प होगा ये आंसर सी आएगा, बोथ ए एंड बी। एडिबल पार्ट ऑफ काउलीफ्लावर, काउलीफ्लावर का हम कौन सा भाग खाते हैं? तो वास्तव में तो वो पुष्पक्रम ही होता है, पुष्पक्रम को ही खाने में यूज करते हैं। लेकिन अब इसमें कहीं नहीं है कि फ्लावर कहीं पर दिया ही नहीं है शब्द, अतः क्या? ये देखिए फूल गोभी, काउलीफ्लावर, कैबेज। अब इसको अगर हम देखते हैं तो ये हमें कैसा प्रतीत होता है देखने में? अगर ये पत्तियां हटा दी जाए, केवल इस पर ध्यान दिया जाए, तो ये कैसा लग रहा है? दही जैसा लग रहा है। तो देखने में यही, इसी को दही को क्या कर्ड कहते हैं। इसलिए कभी भी अगर आता है तो फूल गोभी का एडिबल पार्ट यानी फूल गोभी का खाने योग्य भाग, तो उसको क्या कहेंगे? कर्ड। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कर्ड। दूसरा भी आपने एक और देखा होगा फिगर, ये दिया है। अब इसका कैसा है? ये देखने में ये आपका ये कैबेज है, पत्ता गोभी, ये हेड जैसा लगता है। तो अतः अगर कभी भी आता है फूल गोभी का कर्ड, पत्ता गोभी का हेड, खाने में काम में आएगा। ऑल वेजिटेबल कम्स इनटू, अब वेजिटेबल का क्लासिफिकेशन है। वेजिटेबल का क्लासिफिकेशन पौधों का है, बहुत सारा क्लासिफिकेशन है। तो जो हमारी ये वनस्पतियाँ आती हैं इनको ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड स्पर्मोफाइटा, ये 4 ग्रुप्स में डिवाइड है। तो जितनी भी हमारी वेजिटेबल्स हैं वो सभी स्पर्मेटोफाइटा में आती है, स्पर्मोफाइटा में। और इसके बाद फिर इसका है एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, डाइकाट, मोनोकाट, बहुत है। लेकिन जितनी ऑल वेजिटेबल्स हैं वो सब वेजिटेबल्स किस में आती हैं? वो स्पर्मोफाइटा में आती हैं। तो इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो सभी मिलेंगी स्पर्मोफाइटा में। फिर क्लासिफिकेशन बाद में स्पर्मोफाइटा के बाद फिर आएगा एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, फिर उसके अंतर्गत आएंगी कौन? डाइकाट है, मोनोकाट है, ये वेजिटेबल है। तो जितनी ऑल वेजिटेबल टोटल जितनी भी हमारी सब्जियां हैं स्पर्मोफाइटा के अंतर्गत आती हैं। तो इसका क्या हुआ? डी आंसर होगा। गार्डन ऑफ इंडिया यानी इंडिया, भारत, भारत का बगीचा किसको कहेंगे? तो सीधा सा इसको, और कुछ नहीं, बेंगलोर, बंगलोर में और फ्लावर के लिए काफ़ी वहाँ पे प्रदर्शनी लगती हैं। बंगलोर इसमें काफ़ी आगे है, तो इसलिए गार्डन ऑफ इंडिया भी कह देंगे, बंगलोर को ही कहते हैं। अब कैगिंग टेक्निक, ये जो कैगिंग टेक्निक है ये कहता है किससे रिलेटेड है? तो कैगिंग टेक्निक क्या है? तो कैगिंग टेक्निक इज यूज्ड इन व्हिच फ्रूट क्रॉप्स, या किससे रिलेटेड है या किस फल में इस्तेमाल करते हैं? तो कैगिंग टेक्निक आप देखेंगे तो समझ जाएंगे, ये है कैगिंग टेक्निक। आप देख रहे होंगे चित्र को, किससे रिलेटेड है? मैंगो से। अब इसमें समझने की ज़रूरत यह है कि ये कैगिंग टेक्निक वास्तव में अपनाते क्यों हैं। आपने देखा होगा ये प्लास्टिक के बैग हैं,
वास्तव में इसको कैगिंग को आप बैगिंग भी कह सकते हैं। कैगिंग टेक्निक स्पेशली जो मैंगो में करते हैं उसी को कैगिंग नाम दिया जाता है। हमारे जितना मैंगो है इसमें नर उभयलिंगी होते हैं, और इसमें अगर देखा जाए जो मोड ऑफ पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, देखिए जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो अलग है, क्रॉस पॉलिनेशन जितना है उसमें कोई ना कोई मीडियम काम करता है, चाहे वो इंसेक्ट हो या हनी बी हो या और बाई एयर हो, बाई वाटर हो, बाई हैंड पॉलिनेशन भी होता है, सबका अलग अलग है। तो इसमें जो पॉलिनेशन मैंगो में होता है वो होता है किस्सा घरेलू मक्खी से, या उसी को क्या कहेंगे हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई या घरेलू मक्खी से होता है। अब घरेलू मक्खी, चूंकि पौधे तो जंगली, यहाँ पर क्या करेंगे पूरी एक जो फ्लावर है गुच्छा है, अब उसमें घरेलू मक्खी है, कितना हो पाता है, तो इसमें क्या करेंगे, एक तो ये बैगिंग करते हैं, बैगिंग के बाद एक बैग के अंदर जो पूरा पुष्पक्रम है उसको बंद कर देते हैं और उसमें घरेलू मक्खी को छोड़ दिया जाता है। तो वो घरेलू मक्खी निकल नहीं पाती है, उसी घरेलू मक्खी उसी बैग के अंदर एक फूल से दूसरे फूल में बैठती है और पॉलिनेशन बेहतर तरीके से हो पाता है। इसके बाद भी ये कैगिंग टेक्निक कार्य करती है। कैगिंग टेक्निक में क्या है, इसके बाद फिर और बाहर से कोई इंसेक्ट अटैक नहीं कर सकता है, तो डिजीज एंड इंसेक्ट कंट्रोल के लिए भी काम आती है। लेकिन कैगिंग टेक्निक यूज्ड इन मैंगो स्पेशली इसका जो फोकस है या जो इसका एम है वो होता है पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन घरेलू मक्खी हाउस फ्लाई के द्वारा होता है जिसमें उस बैग में डालते हैं। तो सभी को आपको समझ में आ गया होगा कि किससे रिलेटेड है ये आपकी मैंगो से रिलेटेड है कैगिंग टेक्निक। ये आपका आया NHM, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट शेयर ऑफ टोटल कॉस्ट इन NHM, नेशनल हार्टिकल्चर मिशन, भारतीय बागवानी मिशन, भारतीय बागवानी मिशन। ये बागवानी मिशन बहुत ज़्यादा मात्रा में और भारत के लिए ये स्पेशली बहुत फायदे का रहा है। इसमें क्या होता है, किसान इसको अपनाएगा बागवानी को बढ़ाने के लिए, जिसमें फ्लावर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट क्रॉप्स है, इनको बढ़ावा देने के लिए वैसे तो योगदान शुरू से है, प्रयास जारी हैं, लेकिन 2005 में तो कभी आएगा कि ये कैगिंग टेक्निक, ये आपका जो NHM है ये कब स्टार्ट हुआ, तो ये आपका स्टार्ट हुआ 2005 में। वर्तमान में 2014 में आकर के इसका नाम चेंज करके और उसकी फिर चर्चा करेंगे। तो फिलहाल NHM कब शुरू हुआ, ये जो है मई 2005 में शुरू हुआ है। एक तो क्वेश्चन इससे आता है। दूसरा आता है कि इसमें जो टोटल शेयर है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का, इसमें कितना खर्च होता है, कौन कितना सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और कितना स्टेट गवर्नमेंट देती है। वैसे तो इस तरह के कार्यक्रम हैं, कई सारे प्रोग्राम जो टोटल शेयर रहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रहता है, लेकिन NHM में इसमें रहा 85:15। इसमें क्या होता है, 85 जो भी इसका खर्च आता है, जो भी अनुदान दिया जाता है किसान को, उसमें 85% देती है सेंट्रल गवर्नमेंट और 15% होता है स्टेट गवर्नमेंट का अंश। तो NHM नेशनल हार्टिकल्चर मिशन या भारतीय बागवानी मिशन जो 2005 मई 2005 में स्टार्ट हुआ है, और इसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सहयोग प्रदान करती हैं। ये प्रमोट करने के लिए कि अनुदान देंगे, खर्च देंगे, किसान इसके प्रति प्रोत्साहित होगा और उसके बाद जब उसको प्रॉफिट मिलेगी तो फिर वो अपने आप भी करेगा। तो इसका हो गया कितना, D 85-15%। ब्लैक टिप इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। ब्लैक टिप या इसका ब्लैक टिप को इसको कहते हैं कोयली रोग। अब आपको समझ में आ गया होगा, कोयली रोग तो काफ़ी जानते हैं। कोयली रोग किससे संबंधित है या किसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, फिजियोलॉजिकल माने दैहिक बीमारी, दैहिक। जैसे अभी फूल गोभी में भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आता है,
फूल गोभी में स्पेशली 3 फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, जिसमें से कि बटनिंग, ब्राउनिंग एंड व्हिप टेल। तो ब्राउनिंग बोरान की कमी से काउलीफ्लावर की चर्चा हो रही है, तो काउलीफ्लावर में जो ब्राउनिंग है, अगर बोरान की कमी है तो ब्राउन कलर का हो जाता है नाम से ही, तो ब्राउनिंग। बटनिंग, फूल उसका जो रहता है वो छोटे छोटे रह जाते हैं बटन के आकार के, इसलिए बटनिंग कहते हैं, और वो नाइट्रोजन डिफिशियंसी के कारण होता है। व्हिप टेल, उसका जो पत्तियों का तिरछा हो जाना या मुड़ जाना और लंबी तलवार नुमा हो जाना, ये कहलाता है व्हिप टेल, और ये मॉलिब्डेनम की कमी से आता है। लेकिन ये जो ब्लैक टिप है, ये किसका डिसऑर्डर है, ये इसको दिखाएंगे, ये मैंगो का है। और फिजियोलॉजिकल, इसको कोयली रोग कहते हैं। ये चित्र इस तरह का, इसका जो नीचे का पार्ट होता है सबसे पहले वो गलना शुरू, ये टिप धब्बा, कोयली रोग, ये धब्बा हो जाता है। और स्पेशली ये किसके कारण होता है, तो ये जहाँ पर ईंट भट्ठे होते हैं या जहाँ पर चिमनी धुआं निकलते हैं, उनके आसपास जो इस तरह के बगीचे होते हैं उनमें हो जाता है। और इसमें इम्पॉर्टेंट है एक तो 2-3 गैसों का, मेन तो इसको सल्फर डाइऑक्साइड के कारण कहेंगे, कि उसमें से क्या है, SO2 निकलती है, उस SO2 के कारण ये ब्लैक टिप हो जाता है। लेकिन केवल SO2 जिम्मेदार नहीं है, इसको घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछते हैं। एक तो SO2 निकलती है, ये जिम्मेदार है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये भी देखा गया कि अगर हम बोरान का छिड़काव करते हैं तो फायदा मिलता है। क्यों? जैसे ये गैसेस निकलती हैं, NO2 भी प्राप्त होती है, SO2 प्लस NO2 और प्लस बोरान की डिफिशियंसी, 3 काजेज हैं जो मिल करके होते हैं। तो मेन तो SO2 है। SO2 से क्या होगा, इसमें बोरान की कमी हो जाती है। तो अगर इसमें देखा गया कि बोरान का हम छिड़काव करते हैं तो इसको कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो ये जो आपका ब्लैक टिप डिजीज़ है, कोयली रोग है, ये आम से संबंधित है, और ये ऐसे एरिया में ज़्यादा होता है जहाँ पर कि पास में नज़दीक भट्ठा है, ईंट भट्ठा है, या पहले बागीचा लगा दिया गया उसका, और बगीचे के बाद फिर क्या ईंट भट्ठा किसी ने खोल दिया, उससे धुआं निकल, हमारी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। और इसमें मेन यही है कि उसमें बोरान की कमी हो जाती है, इसलिए बोरान का छिड़काव करना, और कम से कम 1600 मीटर दूर, यानी 1.5 किलोमीटर से दूर ही जो है ईंट भट्ठा खोलना चाहिए अगर हमारे आम के बगीचे हैं, अन्यथा उसका नुकसान है। और अगर कोई बाग स्थापित होने के बाद वहाँ पर ईंट भट्ठा खोलता है तो आप उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। पहले तो उसको मना करें कि आप यहाँ नहीं खोल सकते, हमारा नुकसान है, या हमारे नुकसान की भरपाई है, तो आप क्लेम भी कर सकते हैं। विविपेरी अकरिन, यानी विविपेरी किस में पाया जाता है? आपका दिखा स्ट्रॉबेरी, जैक फ्रूट, चोचो। अब ये विविपेरी क्या होता है? विविपेरी होता है कि जब सीड फ्रूट्स के अंदर ही जर्मिनेशन हो जाता है, ऐसी स्थिति को कहते हैं विविपेरी। फ्रूट के अंदर ही सीड का जर्मिनेट हो जाना विविपेरी कहलाता है, क्योंकि ये सीड के जर्मिनेशन का एक बहुत प्रोसेस है। जैसे कि कुछ बीज हैं आप लंबे समय तक रख सकते हैं, और कुछ बीजों को तत्काल, और इसका भी है ऑर्थोडॉक्स सीड, और तो उसको फिलहाल अभी इसको देखते हैं विविपेरी क्या है। ये जब सीड बीज के अंदर ही जर्मिनेट हो जाता है, यानी हम जब राइप फ्रूट्स को कट करते हैं या फाड़ के काट करके देखते हैं, और उसके अंदर जो सीड है वो अंकुरित थोड़ी सी मिलता है। तो ये पौधा कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है स्ट्रॉबेरी में, या कटहल में, या चोचो। चोचो क्या है? ये एक स्पेशल सब्जी है, और इस पर कभी आएगा ना
कि सिंगल सीडेड वेजिटेबल कौन सी है। अभी इसका चित्र भी हम आपको दिखाएंगे। सिंगल सीड आप देखेंगे जो कुकर बिट्स में क्या आएगा, खीरा, ककड़ी, लौकी, कद्दू, तरोई, चिचिंडा, परवल, पेठा, ये सब बहुत सारे इस तरह की वेजिटेबल आती हैं। और हम जानते हैं कि एक फ्रूट्स के अंदर बहुत सारे सीड उपस्थित होते हैं। लेकिन ये चोचो कुकुरबिटेसी फैमिली की ही वेजिटेबल्स है और ये एकमात्र है जो कैसी है, सिंगल सीडेड। सिंगल सीडेड केवल पूरे में एक ही बीज पाया जाता है। तो एक बीज पाए जाने के कारण क्या इसको कहते हैं, सिंगल सीडेड वेजिटेबल। स्पेशल है। अब आप इसमें यहाँ देखें, ये क्या है, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में क्या है, ये इस तरह से यहाँ पे जर्मिनेशन हो जाते हैं, छोटे छोटे जितने हैं यहाँ से जर्मिनेशन हो जाता है। वैसे तो पौधे लगाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, स्ट्रॉबेरी में जो रिप्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं वो क्या है, रनर्स। और रनर्स कैसा होता है, वो एसेक्सुअल प्रोपोगेशन होता है। इसके बाद आप देखेंगे ये क्या है आपका, जैक फ्रूट, कटहल। कटहल में भी चूँकि हम तो यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में स्पेशली इसका इस्तेमाल तो एज वेजिटेबल ही करते हैं या पिकल्स अचार बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका जो हम अध्ययन करते हैं वो फ्रूट्स में, पोमोलॉजी में करते हैं। तो ये फ्रूट्स के अंतर्गत आता है और फ्रूट्स की तरह इस्तेमाल भी करते हैं और राइपनिंग स्टेज में आने के बाद इसको खाते हैं। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और टेस्ट दोनों अच्छा होता है। लेकिन जब ज़्यादा अगर पके हुए कटहल को कभी हम काटेंगे तो क्या है, बीज अंदर ही जर्मिनेट मिल जाता है। तीसरा ये है चोचो का। ये देखिए, केवल ये एक ऐसा फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है जो कुकुरबिटेसी फैमिली की है। एक फ्रूट्स में ओनली सिंगल सीड मिलेगा। तीसरा, इसमें कभी भी इसको बीज को निकाल करके हम बोने के काम में नहीं लाते हैं, सोविंग में। ये चोचो ऐसी वेजिटेबल है जिसमें होल फ्रूट्स को जमीन में बोया जाता है। तो ये तीनों है। तीनों में क्या होता है, अब फल का पूरा बोएंगे, इसके अंदर से जर्मिनेशन होता है। अतः इसको ऐसा मानते हैं कि इन तीनों में भी, किसमें, आपका चोचो है, स्ट्रॉबेरी है, जैक फ्रूट कटहल है, इसके अलावा भी महुआ में भी जो ज़्यादा पके हुए बीज होते हैं उसके अंदर जब हम देखें कभी कभी वो जर्मिनेट हो जाते हैं तो उनमें भी पाया जाता है। तो जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन है उस ऑप्शन के आधार पर क्या होगा, उसमें हमारा ये आएगा, स्ट्रॉबेरी में भी होता है, जैक फ्रूट में भी होता है और चोचो में भी होता है। ये तीनों वेजिटेबल है। तो क्या इसका होगा, ऑल ऑफ दिस, जो जितने भी हैं इन सभी में। इसके अलावा महुआ में भी और भी कई सारे फ्रूट्स हैं, लेकिन स्पेशली यही हैं जिनमें भी पेरी पाई जाती है, यानी कि सीड के जो सीड होता है वो फ्रूट्स के अंदर ही जर्मिनेट कर जाता है। ये स्थिति बीवी पेरी कहलाती है। Thanks.